आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं जी आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है जी। आ जाए, शुरू करते हैं जी सेशन को फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे एक बार कंफर्म करें, आप सभी को आवाज़ साफ आ रही है ना? अगर आ रही है तो शुरू करते हैं जी आज का सेशन हम लोग फटाफट से। ठीक है, आवाज़ साफ आ रही है। चलिए देखते हैं जी अपनी कहानी आज कहाँ तक जाती है। तबीयत तो मेरी ठीक है, कुछ खास इंप्रूवमेंट तो नहीं है, मेडिसिन वगैरह मेरी चल रही है। होपफुली 2-4 दिन में आराम जो है आ जाएगा। डाउट्स के लिए क्वेश्चन टैब आपके पास है, वहाँ पे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, वरना आज का डाउट का इस्तेमाल करके अनअकैडमी से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं जी। कबीर बढ़िया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे एकदम, और तबीयत आपकी बिल्कुल ठीक होगी। देखिए इस समय हर कोई दूसरा इंसान जो है बीमार है, तो मेक श्योर आप बचे रहें, क्योंकि तबीयत जब जाती है तो अच्छा अच्छा इंसान जो बिल्कुल पत्थर जैसा भी खुद को मानता है वो भी जो है पिघल जाता है ऐसे में। क्योंकि जब आपके बोलने के लिए गला नहीं होगा, काम करने के लिए शरीर नहीं होगा, तो आप कितने ही होनहार क्यों ना हो, आपके 2-4 दिन तो खराब हो ही जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचते हैं। पिछले सेशन के अंदर मैंने आपको चोल्स, पांड्यास और चेर्स के बारे में पढ़ा दिया था, आपको याद है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको याद है। नहीं, कोविड एसोसिएटेड तो अभी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। मैंने एंटीजन टेस्ट, जो एक रैपिड एंटीजन टेस्ट आता है जो घर पे ही करते हैं, वो तो कर लिया, वो निगेटिव आया है। बट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो बहुत बार पॉजिटिव का भी निगेटिव आ रहा है, तो मतलब वो अभी मेरी 2-3 दिन की मेडिकेशन और चलेगी, और उसके बाद भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं आता तो फिर मैं एक बार RT-PCR करा के फिर जो है फाइनली चेक करूंगा। चलो एज ऑफ नाउ उम्मीद है कि वो सब नहीं होगा, बिकॉज गला जो है मतलब परेशान कर रहा है, कोल्ड वगैरह है, ये जो है कोविड के सिम्टम्स नहीं। चलो शुरू करते हैं जी। हम्म, अरे वाह भी वाह, बहुत बढ़िया समापिका, बहुत बढ़िया, और अनामिका बहुत बढ़िया, शाबाश, और रीमा बहुत बढ़िया भी, शाबाश। अम, ये हुई ना बात भाई, ये हुई ना बात, क्या बात है, मजा आ गया, शाबाश भाई। देखिए यही मैसेजेस होते हैं जिनके लिए हम जिंदगी में मेहनत करते हैं। बहुत बढ़िया जी, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। अब बंगाल हम आएंगे तो हमारा कोई भी चालान कटेगा, हमें कोई भी रोकेगा तो हम सीधा आपको फोन करेंगे। चलो शुरू करते हैं जी। ऑन अ सीरियस नोट, बहुत बहुत मुबारक हो जी, सेफ रहें और खुश रहें और आगे बढ़े, अभी जीवन बहुत लंबा है, तो और कामयाबी हासिल करें, लगे रहेंगे। चलो जी, कहानी को आगे लेके चलते हैं दोस्तों। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे चोला एम्पायर। देखिए चोला एम्पायर कहने को तो हम एक बार पढ़ चुके हैं, बट वो चोला एम्पायर जो था वो संगम एज से जुड़ा हुआ था, यानी वो 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD के बीच का था। उसके बाद वो खत्म हो गया था। उसके बाद एक और चोला एम्पायर है जो कि 9th सेंचुरी वाला एम्पायर है। 9th सेंचुरी, ठीक है। नहीं, मेरे हिसाब से नित्य अभी नहीं कराना चाहिए, कुछ समय रुके, बेसिक मेडिकेशन चलाएं। 9th सेंचुरी की बात करी जा रही है। क्वेश्चन टैब आप सभी का बाद में देखा जाएगा, अभी के लिए प्लीज आप सभी इधर फोकस करें। इससे गिनी चुनी 5-7-10 बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ खासा सवाल नहीं बनते हैं। सवाल बनते हैं तो जो कंटेंट लिखवा रहा हूं, मैक्सिमम सवाल उसी से बन जाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले कोई आपसे इसके फाउंडर का नाम पूछता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर, तो उनका नाम है विजयालय। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है। ठीक है जी, विजयालय इनका नाम है। माना जाता है इन्होंने राज करा है वो 850 AD से 850-851 AD के आसपास कुछ भी दिखेगा, करीब करीब जो है इन्होंने 37 साल राज करा है, और 850 AD से 887 AD तक इन्होंने राज करा। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। ये चोला एम्पायर जो आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, और इन्होंने इस एम्पायर को एक्सपैंड करा, और जो थंजावुर वाला इलाका है साउथ का, तमिलनाडु का, उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया। बहुत ज्यादा डेटा हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। विद्यालय से जुड़े सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, टुक द टाइटल नरकेसरी। सटीक बातें पढ़ेंगे, कहानियां नहीं चलाएंगे, क्योंकि कहानियों की नीड नहीं, सटीक बातें पढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए चोलास जो पहले वाले हैं बेटा, चोलास, पांड्यास, चेरास, वो 3rd सेंचुरी के हैं। मुझे बताएं, जहां पर एक जमाने मुगल बैठा करते थे, क्या वहीं पर अंग्रेज बैठे बाद में? बिल्कुल। तो सेम लोकेशन पे मल्टीपल डायनेस्टीज बन सकती है, अगर वो टाइम अलग अलग है तो। और माना जाता है इन्होंने एक दुर्गा माता का मंदिर बनवाया थांजावुर में। दुर्गा माता आप जानते हैं, जिन्हें शेरावाली माता और अलग अलग नामों से जाना जाता है, बहुत सारे उनके रूप हैं। वो जो आपने एक प्रतिमा देखी होगी माता रानी की, जिसमें वो शेर के ऊपर सवारी कर रही है, तो वो दुर्गा माता के नाम से जानी जाती है। थंजावुर आपको तमिलनाडु वाले इलाके में देखने को मिलेगा। क्या समझ पा रहे हैं बात को? हेल्थ मेरी ठीक ही है अभी। अभी मिडिल क्लास चल रही है मेरी हेल्थ। चलो अगले नंबर पे आते हैं जी। सेकंड रूलर आप कहेंगे बाद में, जो नोटेबल रूलर है, यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर।
ये है आदित्य प्रथम। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। नहीं बेटा, ये अलग है, वो वाले चोलास अलग थे, 9th सेंचुरी चोलास हैं। आदित्य प्रथम 887 टू 907। ठीक है जी। यानी अब यहां देखिए, ये जो पहले वाले थे फाउंडर, ये जो है वर्कड अंडर पल्लवास एट इनिशियल स्टेज। समझ गए क्या कहानी है? यानी ऐसा कुछ है कि मैं एक राजपूत हूँ और जिनके ऊपर मुगलों का कंट्रोल है। तो मैं हूं तो एक राजपूत, मैं हूं तो एक शासक जो कि अपने राजपूताना महल का मालिक हो और अपने इलाके का हकदार, है ना। लेकिन आगे चल के जो आदित्य नाम के इंसान, निजाम के तरीके, नवाब की तरीके, उस तरीके जो आदित्य नाम के इंसान है, ये इंडिपेंडेंट रूलर बने। यानी इन्होंने चोलास को पल्लव से पूरे तरीके आप अलग कर लिया। यानी चोला अपने आप में एक पूरा एम्पायर बन गया। बिल्कुल सतकर्णी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं जी बात को? इनसे जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। इसके बाद टुक द कंट्रोल ऑफ तोंडई मंडलम। देखिए डायरेक्ट सवाल बनेंगे और एसएससी ऐसे सवाल पूछता है। आज से कुछ साल पहले ऐसे सवाल पीसीएस में पूछे जाते थे, किसने कंट्रोल लिया, बट अब एसएससी ये सब पूछता है। ठीक है जी। तोंडई मंडलम और एंड टुक द टाइटल ऑफ को दंडरम। ये 2-3 सवाल यहां से बन सकते हैं। 3 सवाल है। सबसे पहले, पहला, इंडिपेंडेंट शासक कौन है? दूसरा, इसी की दूसरी फ्रेमिंग की चोलास को पांड्या से अलग किसने करा है? तीसरा, किसने तोंडई मंडलम की को अपने कंट्रोल में लिया? चौथा, किसका टाइटल था, किसे कहा जाता था को दंडरम। ये कुछ सवाल यहां से बन सकते हैं। चले जी आगे। ये जो जगह है, ये वाला जो, ये जो आप जो नाम ये देख रहे हैं, ये आपका हो गया सदन तमिलनाडु। सदन तमिलनाडु। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए लिखा नहीं था, बट फिर भी समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। देखिए ये बात आप भूलेंगे नहीं कि ये एक छोटा किंगडम है देश के साइज के हिसाब से। तो इसी वजह से इसका बहुत ज्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है। जो जो डिटेल्स है मैं आपको उसके हिसाब से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो बीच में कई सारी चीजें मिसिंग दिखेंगी आपको। जैसे इसके बाद जो अगेन एक महान शासक आएगा जो कि नोटेबल रूलर होगा, वो सीधा ही 957 के आसपास आएगा। चले जी आगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं जी। एक और शासक यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं चलेगी। यानी इसके बाद में सीधा आपको 907 के बाद 30-40 साल मिस करा दूंगा, जो कि छोटे छोटे शासक रहे हैं, उनकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सीधा हम नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर अगले जो शासक हमारे बनेंगे वो बनेंगे परंटक प्रथम। ये जो है राज करेंगे 957 एडी से 973 एडी तक। बीच का डेटा नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं मैक्सिमम लेवल लेके चल रहा हूँ। सिर्फ एसएससी नहीं, अगर आप पीसीएस वगैरह भी देने जा रहे हैं या कोई सा भी आप एग्जाम बड़ा देने जा रहे हैं, तो इतना डेटा आपके लिए काफी रहना चाहिए। उम्मीद ऐसी है, बाकी हर साल नए सवाल बनते हैं तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। मुझे बताया देते किस चीज की कहानी सुननी है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। मुझे क्वेश्चन टाइम में भेज दें, जाने से पहले आपका डाउट ले लूंगा। चलिए। डिफीटेड पांड्यास एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका। समझ गए ना, श्रीलंका पड़ोस में है। एट द बैटल ऑफ वेल्लोर। वेल्लोर आपको मैं कई बार बता चुका हूं। वेल्लोर जो है तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। कॉलेज है बहुत फेमस, वीआईटी नाम का कॉलेज है, आपने शायद सुना होगा। और वो वीआईटी जो कॉलेज है बहुत बड़ा कॉलेज माना जाता है। और उसमें मैं 12th के बाद मेरा उसमें हो गया था। तो उसमें मतलब बहुत बढ़िया रैंक से हुआ था। मतलब 3 डिजिट, आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट ऐसा कुछ था, लेकिन मैं गया नहीं था क्योंकि दूर बहुत था। तो कभी सुनाएंगे आपको अपनी कहानी। तो वेल्लोर जो है ये आपका चेन्नई के पास पड़ता है। अगर आप कभी मैप को देखते हैं तो चेन्नई जहां पर उसके बहुत पास है वेल्लोर। तो ये इसलिए बताया गया जिससे आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि बैटल ऑफ वेल्लोर जो है ये आपकी हुई थी परंटक प्रथम के बीच में। और एक तरफ से पांड्यास और श्रीलंका के शासक। श्रीलंका का शासक कौन था नहीं पता। इतना ही डेटा अवेलेबल है। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अगली बात करते हैं जी। गॉट डिफीटेड। गॉट डिफीटेड का मतलब समझते हैं जी आप? यानी इन्हें हराया गया। गॉट डिफीटेड।
बाय कृष्णा तृतीय, रूलर, और या फिर आप ऐसे लिखें रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा किंग एक हुआ करते थे कृष्ण तृतीय, उनके द्वारा परंटक प्रथम को हरा दिया गया था। समझ पा रहे हैं आप बात को? और ये जो बैटल थी इन दी बैटल ऑफ तक्कोलम, बैटल ऑफ तक्कोलम किसके टाइम पे लड़ी गई थी? तो परंटक प्रथम के टाइम पे लड़ी गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि चोला 9th सेंचुरी वाले हैं, वो चोला अलग थे, ये चोला अलग है। अभी आपको चोलास पढ़ाए जा रहे हैं तो सिर्फ चोलास की ही बात करी जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखें। जो भी प्लेसेस मैं लिख रहा हूँ ये आज के तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, फिर भी आप अगर गूगल पे एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वेल्लोर हो गया, तकोलम हो गया, या फिर आपका जितने पिछले नाम थे सबके सब वो तमिलनाडु वाले इलाके के ही नाम। बैटल ऑफ तकोलम किसके बीच में लड़ी गई आपसे ये पूछ सकता है। आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट इस तरीके लिखेंगे। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड की जगह और कुछ बढ़िया वर्ड भी आ सकता है वैसे तो। गोल्डन रूफ टू द नटराज टेम्पल। नटराज टेम्पल जो है चिदम्बरम में है, कि जैसा भी आप लिखना चाहें। चिदम्बरम, चिदम्बरम कहाँ पर है जी? फेमस जगह चिदम्बरम। सब तमिलनाडु की बातें हो रही है तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, ये आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है। मैं जानता हूँ डेटा हैवी है, बट क्या कर सकते हैं, यही है दोस्तों। मतलब इस समय मैं मैक्सिमम लेवल पे चल रहा हूँ, तो घबराए बिना इस डेटा को तैयार कर लो, इतना काफी रहना चाहिए। ऑब्वियसली मैं सब कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स नहीं है, बट ये मैक्सिमम लेवल है। मतलब ये नहीं कह सकता कि सारे सवाल बनेंगे क्योंकि एसएससी है, कुछ भी पूछता है, बट ये कह सकता हूँ कि जो पूरे देश का बच्चा टिक करके आएगा उससे ज्यादा आप टिक करके आओगे अगर आप ईमानदारी से इस डेटा को पढ़ लेते हो। मतलब दिस इज दी मैक्स जो अवेलेबल है। आगे चलते हैं। कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। मैंने मुद्दे की बात आपको समझा दी कि नटराज मंदिर इनसे जुड़ा है, बस बाकी आप किसी भी तरीके लिख सकते हैं। चले आगे। टू Uthiramerur inscriptions provide detailed account of the reign of परंटक प्रथम। समझ गए जी क्या बताना चाह रहा हूं? यानी आपसे पेपर ये पूछेगा उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शंस जो है वो कौन से एम्पायर से एसोसिएटेड है। वो एम्पायर जो हो गए हैं वो है आपके जो है चोलास। नहीं गोस्वामी बेटा, क्यों करूंगा मैं ऐसा। आगे चले। अपनी कहानी वैसी नहीं है जैसी बाकी सबकी है, आपको बस मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूँ। चले आगे। तनिक सी अलग है अपनी कहानी। चले दोस्तों आगे। परंटक प्रथम के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है। इस पेज को खाली छोड़ देता हूं जिससे आपके नोट्स अच्छे से बन जाए और आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंसान आए थे जिन्हें परंटक द्वितीय के नाम से जाना जाता था। परंटक द्वितीय के नाम से जाना जाता था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज सुंदर चोला। सुंदर थे नहीं थे ये तो मुझे नहीं पता, बट कहा जाता था सुंदर चोला। 957 तक इन्होंने राज करा था। एक सेकेंड, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं इन्हें, बैकग्राउंड में साथ में काम तो कर रहे थे, किस तरीके फ्रेम करा जाए इसे, कुछ बढ़िया तरीके फ्रेम करते हैं, लिख देते हैं, सेम ही लिख देते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ तो दिमाग में जाएगा। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि जब परंटक प्रथम राज कर रहे थे तो साथ में कुछ पावर सुंदर चोला के पास भी आ गई थी, तो जो इनका रीन है वो बराबर सा रहता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि सुंदर चोला जो है वो परंटक द्वितीय से जुड़े हैं। समझ पा रहे हैं बात को? अब ये एग्जैक्टली कोई रूलर नहीं बन गए यहाँ पर, बट एक फेमस इंसान है चोलास के, तो इसलिए आपको अलग से यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, परंटक है एन आएगा यहाँ पर। इनसे जुड़ी कुछ भी खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अटैक्ड श्रीलंका, एक ही लाइन इंपॉर्टेंट। ईयर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ईयर फिर क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि इस बाद में बच्चे पूछेंगे, इसलिए पढ़ाता हूँ। ईयर याद होते ही नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सीधा सवाल मैं आपको बताता हूँ, सवाल सीधा ये बनेगा कि बताओ कृष्णा तृतीय ने इनमें से किस चोला शासक को हराया था। बस इतने सवाल बनते हैं, इससे ज्यादा डेप्थ में कोई नहीं जाता। आगे चलते हैं जी। इनके बाद आते हैं उत्तम चोला।
ये उत्तम चोला जो है ये 985 तक 973 तक इन्होंने राज करा था। यहाँ से 985 तक 12 साल जो है ये चलते हैं। रिकवर्ड तोंडाई मंडलम, नॉट इंपॉर्टेंट जी, साफ बता रहा हूँ मैं तो आपको। याद है कृष्ण तृतीय ने हराया था, और जब वो हराया था तो तोंडाई मंडलम उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, और धीरे धीरे वो जो है रिकवर हुआ, थोड़ा बहुत करा था परंटक द्वितीय ने, और बाकी कर लिया था उत्तम चोला ने। नॉट इंपॉर्टेंट, ये दोनों नाम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाना मेरा फर्ज है। चले जी आगे। अब होती है पार्टी शुरू, क्योंकि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बनेंगे वो यहां से बनते हैं, क्योंकि अब आता है यहाँ पर हीरो, जिसका नाम है राजा राजा मित्रा तो दूर, सुना होगा एक गाना है, वो नाजा नाजा है, ये राजा राजा है। ठीक है, अब हिंदी में अलग तरीके प्रोनाउंस करा जाता है, राज राजा आप कह सकते हैं। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट शासक है, यानी ये जो है एक ग्रेट रूलर है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो इनके बेटे थे वो भी बड़े महान थे, तो थोड़ा ऑप्शन डिपेंडेंट चीज हो जाती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ चोलास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रिकवर्ड के बाद मैंने लिखा तोंडाई मंडलम, यही तोंडाई मंडलम जो कुछ पेजेस पहले मैंने कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये वाला तोंडाई मंडलम। ठीक है, स्लाइड स्लाइड भैया, स्लाइड तुम पका के खा लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखे। ठीक है, चले आगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स, और इन्होंने जो राज करा है वो करा 985 से लेकर 1014 एडी तक। ठीक है, अब थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं आपके साथ। AKA also known as अरुमो लिवा वर्मन, ठीक है, अरुमोली वर्मन, ये आपको पता होना चाहिए, राजा राजा को ही कहा जाता है। डिफीटेड चेरास, अटैक्ड एंड टुक, 5-7 हुई है अभी, कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न श्रीलंका, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। ठीक है, अब डिफीटेड ऐसे भी आप इसे कर सकते हो, चेरा या चेर रूलर भास्कर रवि वर्मन। ठीक है जी, और डिटेल में जाना चाहते हो, एसएससी बहुत ही गंदा खेल लेगा तो ऐसे खेल लेगा। इस बैटल का नाम बैटल ऑफ कंडलूर। ठीक है, पढ़ाई की तरह आनंद नहीं आ रहा, पहले की तरह आनंद नहीं आ रहा, बिल्कुल बोल्ड, आप सही कह रहे हैं। सेलोन ही था, जनरली सेलोन ही कहा जा रहा है इस समय भी साइको, बट आज के जमाने में जब सवाल बनते तो श्रीलंका वर्ड लिख देते, तो वही आपके दिमाग से मैं थोड़ा दिमाग में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे। अब इसने नॉर्दर्न श्रीलंका पे अटैक करा, तो कोई तो यहाँ का भी रूलर होगा श्रीलंका का, श्रीलंका का, ऐसा भी हो सकता है। ये थे महेंद्र बाहुबली, यानी मैं महेंद्र पंचम, ये आप ध्यान रखेंगे। नहीं, देखिए उस समय भारत भारत नहीं था श्याम, साउथ वाला इंडिया थोड़ा डिफरेंट माना जाता था, बट ऐसा कभी हुआ कभी नहीं हुआ, जैसे हमने कंट्रोल में ले लिया तो अपना हो गया, नहीं रहा तो नहीं हुआ, मतलब ये आता जाता रहता था। अब मन कहता है कि खत्म, बिल्कुल सही उज्जवल, बिल्कुल सही। चले आगे। जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक सब चीजें पढ़ाई नहीं जाएगी। यहाँ तक क्या बात समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। डिफीटेड पांड्य रूलर अमर भुजंग। इस बार तो आप फिर भी हिम्मत से पढ़ रहे हैं, पिछली बार तो बच्चों की इससे पहले हिम्मत टूट गई थी जब वो 5-7 नाम लिखवाए थे, अब तो मतलब आपकी हिम्मत मतलब की दाद देनी पड़ेगी, आप यहाँ तक टिक पाए। थोड़ा सा और है, मुश्किल से 2-3 पेज और है, यहाँ पर अच्छे अच्छों की जो बैटरी है वो लो हो जाती है। अमर भुजंग, ये आपसे पूछ सकता है अमर भुजंग को किसने हराया, इसने हराया, सब चीजें थी, अभिषेक ट्रेड होता था प्रॉपर। चले आगे। अब ये जो पॉइंट है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको और आगे चल के समझाऊंगा। ये पॉइंट इनके बेटे से भी जुड़ा है, वो कैसे जुड़ा है आपको आगे चल के समझाऊंगा।
बेटा मजा नहीं आ रहा तब भी पढ़ते रहो। किसने हराया बेटा? राजा राजा ने हराया। देखो राजा राजा टाइटल है तो जो काम कर रहे हैं यही कर रहे हैं। मजे के लिए मत पढ़ो, सिलेक्शन के लिए पढ़ो, जिससे सिलेक्शन के बाद वहां बैठ के मजा आए। कुछ चीजें तो ऐसी पढ़नी पड़ेंगी ना, 10-20% तो ऑब्वियसली बहुत टफ हो गई। मैं 80% तक काम कर सकता हूँ, बाकी 20 तो मुश्किल रहेगा ही, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आगे चले दोस्तों। पक्का। तोंडाई मंडलम सब कंट्रोल में आ चुका है, सब चीजें अब इनके कंट्रोल में है, बहुत बड़ा इलाका जो है इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब आते हैं जी एसएससी वाली बात पे। कंस्ट्रक्टेड राजा राजेश्वरी टेम्पल, ये है एसएससी का मनपसंद का सवाल, जिसको कहा जाता है बृहदेश्वर टेम्पल। और ये आपको देखने को मिलता है एट थंजौर। थानेश्वर जो है कुरुक्षेत्र के पास है मदीना, वो इससे अलग है पूरे तरीके। 1010 एडी में। अच्छा, ये ऑब्वियसली बात है, एक नाम के दो मंदिर हो सकते हैं, जस्ट फॉर योर जस्ट फॉर रेफरेंस। जैसे मेरे घर के पास भी माता मंदिर है, आपके घर के पास भी कोई माता मंदिर होगा, मेरे घर के पास भी सो एंड सो मंदिर है, आपके घर के पास भी हो सकता है। तो मतलब ये मंदिरों के नाम कॉमन बहुत जगह हो सकते हैं, कह सकते हैं श्याम, लेकिन थंजावुर में बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए कहा नहीं जाता, बट कह सकते हैं। चले आगे दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट बात राजा राजा से ही जुड़ी है, राजा राजा ही चल रहा है अभी भी, राजा राजा प्रथम ही चल रहा है, ऑल्सो नोन एज। ये एक राजा राजा ने क्या करा था, एक रेवेन्यू सिस्टम बनाया था, रेवेन्यू सिस्टम बेस्ड ऑन लैंड मेजरमेंट। यानी कितना बड़ा जमीन है उसके हिसाब से आप कितना टैक्स देंगे, कितना पैसा देंगे, कितना इनका रेवेन्यू बनेगा। ये एक इन्होंने सिस्टम बनाया था, जिसके लिए इन्हें द किंग हु मेजर्ड द अर्थ के नाम से, या फिर उलगलंद पेरुमल के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी। दोनों इलाके परफेक्ट, दोनों इलाके। नॉर्दर्न श्रीलंका इनके कंट्रोल में आ चुका है। चले आगे। सब एक ही बात है, राजा राजा वही वाला है, पिछले पेज वाले। चलो जी, अब आते हैं इनके बच्चों के बारे में बात करते हैं। राजेंद्र, एक सेकेंड, लास्ट स्लाइड, एक सेकेंड बहुत कम होता है, खैर कोई बात नहीं। राजेंद्र प्रथम, सन ऑफ राजा राजा प्रथम। पहली बात तो यही समझ गए, जमीन को नाप के उसका रेवेन्यू जो है बनाया जाता था, निकाला जाता था। ठीक है। सन ऑफ राजा राजा प्रथम, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, टुक कंट्रोल ऑफ श्रीलंका पूरा। पहले याद है ना, इनके पिताजी ने आधा कंट्रोल में लिया था श्रीलंका को, याद है। एंड महेंद्र पंचम फ्लेड द कंट्री, यानी ये देश से भाग गए। कुछ कहते हैं नहीं इन्होंने कैद कर लिया था उसे, कुछ कहते हैं वो कैद से भाग गए थे। अपने लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि महेंद्र प्रथम, महेंद्र पंचम जो है इनका शासनकाल खत्म हो गया था जब ये पावर में आए थे, 1014 से 1044 एडी तक की बात है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी आपसे कोई कहता है नॉर्दर्न श्रीलंका किसके कंट्रोल में आया, तो राजा राजा प्रथम के कंट्रोल में आया था। आपसे कोई कहता है कि पूरा श्रीलंका किसके कंट्रोल में आया था, तो वो राजेंद्र प्रथम के कंट्रोल में आया था। फर्क समझ गए हैं आप लोग? महेंद्र पंच, देखिए बात कुछ ऐसी है कि ये श्रीलंका है, ये इलाका कंट्रोल में ले लिया राजा राजा, धीरे धीरे जो है ये वाला इलाका, जैसे इनका बेटा बैठा उसने पूरा ही कंट्रोल में ले लिया और महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया। अब कुछ कहते हैं कुछ समय के बाद वो भाग गए थे वहां से, अपने लिए बात इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है जी, तो इनके नाम पे आ जाएगा जी, पूरा श्रीलंका इन्होंने ही अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब तो अभी श्रीलंका हमारा नहीं है। हाँ हमारा नहीं है, श्रीलंका अपने आप एक देश है पूरा। चले आगे। मेरे कई सारे जानने वाले नए साल पे श्रीलंका घूमने गए थे, ना जाने क्यों करते हैं लोग ऐसा काम। चले आगे। जाओ, अच्छी बात है, बताओ मत, स्टेटस पे मत लगाओ, सही रहता है। आगे चले, जाना भी है बताना भी है। आगे चले।
क्या मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। राजेंद्र प्रथम से सबसे इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि इन्होंने जो है कंट्रोल में ले लिया था, किसे कंट्रोल में इन्होंने ले लिया था, श्रीलंका वाले हिस्से को। आगे चलते हैं जी। इसके बाद आपको पता होना चाहिए डिफीटेड चालुक्य किंग जय सिंह या सिंह द्वितीय, ठीक है। एंड तुंगाभद्रा या तुंगभद्र रिवर became the boundary between चोलास एंड चालुक्यास। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? चलो प्लीज फटाफट नोट करें। आप अभी आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा इसे। पिछली बार आप कितने भी मेरे बैचेस लगा चुके हैं, इतना डिटेल में मैंने चोला एम्पायर आज तक नहीं पढ़ाया है अकेडमी पे। तो अगर आप पिछले बैचेस लगा भी चुके हैं तो डेफिनेटली आपके नोट्स में बहुत सारे पॉइंट्स ऐड हो रहे होंगे। देखिए दिस इज लर्निंग, यही लर्निंग है जी, बस सीखते चले। देखिए एक चालुक्य किंगडम हुआ करता था जो कि कर्नाटक वाले इलाके में आप इमेजिन करें, और एक चोल किंगडम हुआ करता था जो कि तमिलनाडु में इमेजिन करें। आपको शायद पता होगा जो कर्नाटक और तमिलनाडु है उसकी बाउंड्री आज भी मिलती है। जो ऊटी वाला इलाका है वो केरल के तमिलनाडु में वैसे है, लेकिन वो केरल के और कर्नाटक के बहुत ज्यादा पास है। ऐसी जो बैंगलोर है वो भी आपको शायद पता होगा तमिलनाडु केरल के बहुत ज्यादा पास है, और मैसूर वाला इलाका भी इसी इलाके में है। कर्नाटक अगर आप देखते हैं तो अगर एक कर्नाटक है तो यहाँ पर पड़ती है ये सारी चीजें, और ये कनेक्टेड है, ये केरला है और ये तमिलनाडु। ऊपर पड़ती है बाकी इलाके, जैसे गोवा, यहाँ पर आपको शायद पता होगा, तो गोवा के पास बेलगांव वगैरह पड़ता है। ये बेलगांव जो महात्मा गांधी जी वाला बेलगांव है उसे बेलगावी के नाम से जाना जाता है। ये इधर पड़ता है, बीच में मैंगलोर पड़ता है। मैप थोड़ा बहुत इतना डिटेल में वैसे एसएससी नहीं पूछता, फिर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये इसलिए समझाया जा रहा है जिससे आप समझ पाए कि जो चालुक्यस है और चोलास है इनके बीच में एक नई बाउंड्री तय हो गई, जो कि होगी क्या जी, जो कि होगी तुंगाभद्रा नदी। क्या बात को समझ पाए? सतोशी, एसएससी की यही कहानी है बेटा। होता क्या है कि जब हम शुरुआत में सोचते हैं कि हम याद करें ना करें, तब भले डिलेमा होता है, लेकिन जिस दिन फाइनल कट ऑफ आती है उस दिन आप देखते हो कि 700 में से कट ऑफ ऐसे जाती है 632, 612, 605, 595, 598, 588, 580, 579, 574, ऐसे कट ऑफ जाती है। तो होता है कि यही दो नंबर वो है जिसके चक्कर में आपको अचानक दिल्ली की जगह चेन्नई मिल जाता है। समझ के देखिए, जो तजुर्बेदार है वो इस बात को अच्छे समझ पाएंगे। यही वो 1 या 2 नंबर है जिसके चक्कर में आपके 4600 से आप लुढ़क के सीधा 2400 में पहुंच जाते हैं। आप जीएसटी इंस्पेक्टर की जगह जीएसटी के टैक्स असिस्टेंट बन के रह जाते हैं, और सीधा आपके 35,000 रुपए महीना खट जाते हैं, जो कि मिनिमम 1 से 1.5 साल के लिए खटते हैं। यानी आपका 6 लाख रुपए का नुकसान बैठे बैठे हो जाता है। फिर सीनियोरिटी अलग जाती है, पोस्टिंग की जो लोकेशन है वो अलग जाती है, इज्जत अलग जाती है। इज्जत इन द सेंस ऑफ कि इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट असिस्टेंट है, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। इसमें मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा, बट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नौकरी ऊपर है वो ऊपर है, उसमें क्या बुरा मानने वाली बात है। जो कमिश्नर है वो कमिश्नर है, उसकी टक्कर इंस्पेक्टर थोड़ी ले लेगा। तो ये जो 2 नंबर आज आप मेहनत कर रहे हो, जब आप इसे 200 में से देखोगे तो आपको महसूस नहीं होंगे। जब 700 में से कट ऑफ बनेगी ना, और बेटा 0.1 नंबर से बच्चे बाहर जब होते हैं, तब वो समझते हैं कि डेटा क्यों याद करना जरूरी है। तो ये जो डेटा दिखाया जा रहा है, ये सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये उनके लिए पढ़ाया जा रहा है जो रैंक कमाना चाहते हैं, जो इसे अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, रुक के बताना इसलिए जरूरी है जिससे आपको पता तो हो आप मेहनत क्यों कर रहे हो। तो इसलिए आपके 2 मिनट मैंने लिए, ठीक है जी। किंग का नाम है यहाँ पर जय सिंह है, और जय सिन्हा लिखा जाता है। इसे जय सिन्हा द्वितीय, जय सिंह भी आप इसे हिंदी भाषा में कह सकते हैं। ऊपर वाला जो किंग है उसका नाम राजेंद्र प्रथम है, नीचे लिखा है महेंद्र पंचम। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? पक्की बात, वरना बेटा पिछली बार जो डेटा दिया था मैं सेम उसी को कॉपी कर देता। लेकिन क्यों ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ऐड करना बनता है मेरा, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। मैंने इस पेज पे आपको 3 बातें बताई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट फेमस इवेंट इनकी लाइफ का। उसमें भी डिपेंड करता है बेटा कौन से लेवल का पेपर दे रहे हो। बाकी एसएससी का लेवल जो बाकी सीजीएल सीएचएस एमटीएस सेम वैसे ही होता है, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। अभी कर दूंगा प्रशांत रिपीट, पहले इसे ध्यान से समझे। अटैक्ड नॉर्थ इंडिया, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। क्रॉस्ड गंगा रिवर। जितने रूलर्स रास्ते में थे सबको डिफीट करते चले गए, सबको डिफीट करते चले गए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर है उनमें वो है डिफीटेड महिपाल प्रथम। वो कौन सा चोला शासक है जिसने महिपाल को हराया था? ये पाल डायनेस्टी के है, और लोकेशन इनकी है बंगाल।
तो ये डायरेक्ट सवाल बनेगा जी, पाल वंश के महिपाल को किसने हराया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, बात को आप समझ पा रहे हैं। और जब इन्होंने ये जीता तो इन्होंने इसी जीत को अमर करने के लिए फाउंडेड, पूरा लिख देता हूं, टू कमेमोरेट दिस विक्ट्री ही फाउंडेड सिटी ऑफ गंगा गंगाई कोंडा चोलापुरम, पूरा एक ही नाम है, गंगाई कोंडा चोलापुरम, ध्यान रखेंगे, एंड कंस्ट्रक्टेड राजेश, यादगार बनाने के लिए, मेमोरी आ रहा है देखो इसमें, राजेश्वरम टेम्पल, पहले इसे नोट करें फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पूरा एक ही नाम है, गंगाई कोंडा चोलापुरम। फटाफट नोट करें फिर एक्सप्लेन करता हूं। सेम है गंगाई कोंडा चोलापुरम। अब आपसे कोई पूछेगा कहां पर है, आप क्या गेस करेंगे, बताएं, बंगाल या यूपी? दोनों आंसर गलत होंगे, क्योंकि बनाया तमिलनाडु में गया है। तो ये तमिलनाडु की एक जगह है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चले दोस्तों आगे, क्या यहां तक आप बात को समझ पाए हैं? चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, ये भी तमिलनाडु में ही है, मैं लिख देता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा। जी हाँ, ठीक है जी, चलें आगे। आगे चलते हैं जी। राजेंद्र प्रथम अटैक्ड मैंने मूवी पूरी नहीं देखी बेटा, मैं आपको देख के बता सकता हूँ, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, मैंने मूवी पूरी नहीं देखी। विजय, ये जो है मलय पेनिनसुला, यानी आज का मलेशिया। ठीक है जी, मलय पेनिनसुला यानी इन्होंने मलेशिया तक पे अटैक कर दिया, और ये अटैक जो है सक्सेसफुल हुआ था। दिस वाज अ सक्सेस। ठीक है जी, बहुत सारे इलाके जो है मलेशिया के इन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे, और अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अंडारम कोंडल। ठीक है जी, क्योंकि जो श्री विजय है इसी इलाके को ए कंडारम के नाम से भी जाना जाता था। थोड़ा डेटा भारी है, क्या कर सकते हैं जी। बहुत बढ़िया सतोशी, फिजिक्स आपकी अगले महीने स्टार्ट होगी आफ्टर केमिस्ट्री। चलें आगे जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं जी। ये आज का मलेशिया लिखा है नीचे, ऑल्सो नोन एज के बाद मैंने लिखा है, यही जो कंडारम यहाँ लिखा है यही वर्ड लिखा हुआ वहां पे। चलो जी आगे चलते हैं। राजेंद्र प्रथम ना जाने कैसे, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई के बड़े शौकीन थे। इन्हें जो है लर्निंग बड़ी पसंद थी। अब लर्निंग का मतलब है रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह, तो इसलिए इन्हें कहा जाता था ऑल्सो नोन एज पंडित चोला।
तो ये सब देखिए जो पढ़ाया जा रहा है, ये सिर्फ निकनेम्स के लिए पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपको निकनेम्स जो है अच्छे से याद हो जाए। ईयर बेटा चल रहा है 1044। ये आपके लिए मैंने स्टार्टिंग में मेंशन करा होगा ये। आप नोटिस करेंगे तो किसी को तो मैंने इतना कट शॉर्ट कर दिया कि उसमें कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जांपल उत्तम चोला, पर्यटक द्वितीय, और किसी के बारे में मैंने पेजेस भर दिए, क्योंकि जहां से पूछा जाएगा वही पढ़ाया जाएगा, सीधी सी बात है अपनी। तो चले आगे दोस्तों। मॉडर्न शिप बिल्डिंग और एंशिएंट शिप बिल्डिंग में फर्क है, शिप और बोट में फर्क है। एंटी मैं आपको इस तरीके थोड़ा सा समझा सकता हूँ। सेकेंडली, जरूरी नहीं है कि सब कुछ शिप से ही होता हो। लार्जली होता तो शिप से ही था, बट अगर कोई इलाका ऐसे, मैं आपको बस ये थोड़ा फिजिकल फीचर्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मलेशिया की बात करते हैं तो थाईलैंड, मलेशिया, ये सब जो है हमारी लैंड बाउंड्री भी है एक तरीके से। अगर आप थोड़ा सा जो है सोचते हैं, अगर आप बर्मा वाले इलाके को जानते हैं मैप में, तो आप नोटिस करेंगे कि इंडोनेशिया जो है भले ही नीचे की तरफ है, बट बहुत सारा हिस्सा कुछ देशों का ऐसा जो हमसे भले ही अलग है, लेकिन वो फिर भी इसी देश का हिस्सा है। चलो आगे चलते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस रास्ते से गए होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, बट एक समझाने वाली बात है बस। आगे चलते हैं। बिल्कुल सही अविनीश, बिल्कुल सही। बिल्कुल लियोनार्डो, सिर्फ समझाने वाली बात है आपको कि ऐसा कनेक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्लाइड बेटा आप फटाफट से नोट करें, वरना आप आराम से बाद में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगले नंबर पे आते हैं जी, राजा धीराज। 1044 से 1052। इन्हें राजा धीराज प्रथम भी बोला जाता है, तो एक ही बात है। ए जयम कोंड चोला, विक्टोरियस चोला। यानी जयम कोंड का मतलब है विक्टोरियस। बेटा कोई बात नहीं, नोट फिर भी आप नोट करते चले, कंफर्ट जोन से बेटा बाहर निकले। ऐसा ही नहीं, इसलिए कहा जाता था कि ये सेना की शुरुआत में खड़े होकर लड़ते हैं। जैसे आपने मूवीज देखी है, मूवीज में दिखाया जाता है कि राजा जो है सबसे आगे खड़ा हुआ है, वैसा कॉन्सेप्ट होता नहीं था। लार्जली अधिकतर राजा पीछे होते थे। और ऐसा मैं सबका नहीं कह रहा, ऐसा मैं कुछ का कह रहा हूँ, तो ये मत समझना किसी पर्टिकुलर राजा की मैं बात कर रहा हूँ। और ये सही भी है, आप एक बार सोच के देखें तो। अगर आप लॉजिक देखते हैं तो राजा जो है वो सबसे दिमाग वाला है। और देखिए लॉजिक कहता है जो सबसे आगे होगा उसके पूरे चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि वो मरेगा ही, क्योंकि उसकी तरफ इतनी भीड़ होगी, उसे इतनी भीड़ से लड़ना होगा कि वो उसे कोई ना कोई तो एक चक्कू मार ही देगा। तो इसी वजह से वो जो है पीछे खड़े होते हैं। जो महान लोग हैं, देखिए जीत जो है ना, वो तलवारों से नहीं होती है, वो होती है स्ट्रैटेजी से। और स्ट्रैटेजी बनाने का ही काम होता है राजा का, सेनापति का, इन सब लोगों का, है ना। तो थोड़ा सोच के देखें, बिल्कुल चेस में भी ऐसे ही दिखाया जाता है कि राजा रानी सब पीछे खड़े होते हैं, लेकिन मूवीज में राजा को बड़ी जगह देने के लिए सबसे आगे दिखाया जाता है। आप अधिकतर केसेस में देखोगे सबसे आगे खड़े होते हैं राजा, वो सिर्फ अच्छा फील कराने के लिए दिखाया जाता है। बट ये एक ऐसे इंसान है, ये एक ऐसे इंसान है जो कि आगे खड़े होकर लड़ते थे, समझ गए, जैसे मूवी में दिखाया जाता है। तो इसलिए इन्हें ब्रेव चोला, विक्टोरियस चोला ऐसे नामों से जाना जाता था। आगे चलते हैं। डिस्ट्रॉयड द चालुक्यन सिटीज। माना जाता है इनके टाइम में जो जो इलाकों पर कब्जा होता था, जो जो इलाके पे ये आक्रमण करते थे, उन्हें पूरे तरीके तबाह करके रख देते थे, मतलब बुरे तरीके। मतलब जो आम जनता है उसे भी मारा करते थे। तो ये हल्की निगेटिव हिंट आप ले सकते हो इस बात से कि इनके टाइम का शासनकाल थोड़ा सा अलग था। बट अगेन रूलर वो जो एक्सपैंड कर दे, किस तरीके करे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डाइड इन द बैटल ऑफ कोपम अगेंस्ट चालुक्यन किंग सोमेश्वर। ठीक है जी। अब एक मुश्किल सवाल यहां से बन सकता है, गॉट द टाइटल ऑफ यनई मेल तुंजीन या तुंजीना देवर। इसका मतलब है किंग हु डाइड ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। यानी जो युद्ध भूमि में ही मरा है एक तरीके से। उस समय हाथियों का इस्तेमाल बहुत करा जाता था, युद्ध भूमि में मरे हैं, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। बस यहीं तक की कहानी है। और आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं। नहीं, ये कर्नाटक महाराष्ट्र वाला इलाका है।
चलें जी आगे आगे, बस एक आध नाम मैंने आपको और पढ़ाना है, उसके बाद खेल खत्म है, आखिरी पेज बनेगा इस टॉपिक का। कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगले नंबर पे आते हैं राजेंद्र द्वितीय, 1054 से 1063 डिफीटेड। याद है एक सोमेश्वर हुआ करते थे पिछले पेज पे, सोमेश्वर को हराते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद का कोई भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद आएंगे वीर राजेंद्र, उसके बाद आएंगे यहाँ पर अथि राजेंद्र, उसके बाद आएंगे कूलोटुंगा। बस साफ लिखता हूँ, आज पेन परेशान कर रहा है। कूलोटुंगा, और बस इस तरीके कुछ शासक और यहाँ पर आते जाएंगे। नहीं, हाथी नहीं नहीं मारा था, युद्ध भूमि में इनकी मृत्यु हुई थी। लास्ट रूलर जो है वो माने जाते हैं राजेंद्र तृतीय। बस इतना अपने को ध्यान रखना है। चले जी आगे। डिफीटेड के नीचे लिखा वीर राजेंद्र अथिर अथिर राजेंद्र कूलोटुंगा। इसके बाद और भी आए थे, जैसे कूलोटुंगा द्वितीय, राजा राजा द्वितीय, कूलोटुंगा तृतीय। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ काम करा नहीं, क्योंकि डिक्लाइन था। और धीरे धीरे जब समय आगे बीता, तो जो नॉर्दर्न डायनेस्टी से आपको शायद याद होगा, खिलजी वंश वगैरह, उन्होंने आके साउथ पे अटैक करे और धीरे धीरे खेल यहाँ पे सबका खत्म हो गया। चोला यहाँ पर आपका एंड हो गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको कुछ बढ़िया सीखने को मिला होगा। चले जी आगे। चोला पूरे तरीके से समाप्त है। चलिए, आपको 2 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ, मैं उसमें मेडिसिन ले लेता हूँ, आप 2 मिनट के लिए आराम करें। और उसके बाद जो हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। आप सेशन में बने रहें, उस अब क्या हो तो आपको 2 मिनट के बाद ही बताया जाएगा। आप सेशन में बने रहें और हम 2 मिनट के बाद मुलाकात करते हैं अगली बात करने के लिए। सेशन में आप प्लीज बने रहें। चलो, एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को आवाज साफ आ रही है? क्वेश्चन टैब आपका बंद कर दिया गया है। हमने यहाँ तक जो है चोलास के बारे में पढ़ लिया है। अब जो अगला टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा राष्ट्र कूटा डायनेस्टी, या राष्ट्रकूट डायनेस्टी। शुरू करें जी। यानी आपने चोला खत्म करा, ये चोला ही है एक तरीके से, बस नाम इसका अलग है। यहाँ पर थोड़े से अलग नाम दिखेंगे। जैसा पढ़ा है वैसा ही यहाँ पर आप दोबारा पढ़ने वाले हैं, तो अपने दिमाग को तैयार रखिएगा। यहाँ पर भी कुछ खास चटपटा नहीं होने वाला है, ठीक है। इनका ओरिजिन क्या है नहीं पता, किसी को नहीं पता। बस माना जाता है कि ये जो है कर्नाटक वाले इलाके के हुआ करते थे, कुछ कहते हैं कुछ अलग अलग, सब अलग अलग बातें कहते हैं इनका ओरिजिन क्या है। जो हमारे काम की बात है वो ये है कि मेनली जो इनका इलाका है वो कर्नाटक वाला इलाका है मेनली। और जो इनकी भाषा है, जो इनकी लैंग्वेज है, वो है कन्नड़ा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। कर्नाटक वाला इलाका और कन्नड़ा भाषा जो है ये बोला करते थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। क्या आप समझ पाए बात को? अब यहाँ से क्या पूछा जाएगा मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। सारे रूलर्स कोई नहीं पूछने वाला, आप एसएससी के अलावा बड़े पेपर भी दे दोगे वहां पे भी नहीं पूछे जाएंगे। मेनली जो सवाल बनेगा वो बनेगा पहला ग्रेट या फेमस, और आखिरी, ये 3 सवाल बनते हैं। इसमें भी आखिरी डिबेटेबल है, क्योंकि तो पहले के बनने के चांसेस मैक्सिमम है, यानी हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये सब सवाल ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप फाउंडर की यहाँ पर मुझसे बात करते हैं, तो फाउंडर का नाम था दंती वर्मन। इन्हीं को हम दंती दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। यानी आपको इनमें से जो ऑप्शन में दिखेगा आप सीधा सीधा उस पर टिक कर सकते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी? आंसर है दंती वर्मन, बस बात खत्म, ठीक है जी। और माना जाता है इन्होंने 740 के आसपास कभी ना कभी जो है इस वंश को बनाया होगा। कोई 735 कहता है, कोई 752 कहता है। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे 740 के आसपास की कुछ ना कुछ बात है। और इन्होंने माना जाता है बहुत बड़े 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 इलाकों पर कब्जा कर लिया था। जैसे कि आपका कलिंग हो गया उड़ीसा का, पूरा कर्नाटक हो गया, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का हो गया, सतारा वाला, कुछ हिस्सा साउथ का हो गया, नहीं बहुत बड़े इलाके में कब्जा कर लिया था। बट ये सब बातें अपने लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। क्या समझ पाए जी आप बात को? अब इन्होंने किसे हराया था? डिफीटेड चालुक्यन या चालुक्य किंग, 8th सेंचुरी, बिल्कुल, कीर्ति वर्मन। ये आपको पता होना चाहिए किसे हराया था जी। कीर्ति वर्मन को हराया था और कहा था कि अब मैं एक इंडिपेंडेंट शासक हूं और मैं एक नए वंश की स्थापना करता हूं, जो कि राष्ट्रकूट वंश है। गुड मॉर्निंग, क्या यहां तक आप समझ पाए? इन्हें हराकर इसने क्या करा था? ऑक्यूपाई कर लिया था महाराष्ट्र। अब ऑब्वियसली ये महाराष्ट्र आज का महाराष्ट्र है, तब तो महाराष्ट्र जैसा कुछ भी नहीं था। तो समझाने के लिए है बस ये कि महाराष्ट्र वाला इलाका इन्होंने जो है कब्जे में ले लिया था। कंफ्यूजन अपना लिखे आप।
चले जी आगे चलते हैं। हमने अभी तक इस पेज पे जो बात करी उसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। जो अगले रूलर बनेंगे वो बनेंगे नेक्स्ट जो है वो बनेंगे कृष्ण प्रथम। इनसे क्या सवाल बन सकते हैं? इनसे सवाल बन सकते हैं, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा थोड़ा समय दे मुझे। देखिए कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र कैसे? बेटा कर्नाटक जो है ये समझने के लिए लिखा गया है, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा गया है कि कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ था। कहने को ये आपका जो पूरा का पूरा, अगर मैं आपको एक मैप बना के दिखाता हूँ भारत का, मान लेते हैं मैंने एक आपके लिए मैप बनाया है इस तरीके का, ये पूरे इस इलाके पे राज करा करते थे, इस पूरे इलाके पे राज करा करते थे। तो ये सिर्फ समझने के लिए है कि इनका सेंटर जो है वो कर्नाटक में था, और कन्नड़ा भाषा से भी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी एक्सपेंशन वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड रूलर जो हमारे हैं वो है कृष्ण प्रथम। ये माना जाता है, कुछ कहते हैं कि इनके चाचा हुआ करते थे, इतना इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। ये कृष्ण प्रथम से क्या क्या सवाल बन सकते हैं? ये नेक्स्ट रूलर बने थे, यानी सक्सीडेड दंती तुर्क, ठीक है जी। इसके अलावा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, डिफीटेड विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन, ठीक है जी। ये वेंगी एक जगह है, वेंगी, उसके रूलर हुआ करते थे, पहली बात। दूसरे नंबर पे जो सवाल पेपर आपसे पूछेगा वो है कि कंस्ट्रक्टेड कैलाश टेम्पल, सवाल ये बनेगा, बाकी सब बातें फालतू हैं। विष्णुवर्धन वगैरह से कोई सवाल नहीं बनते हैं जनरली। ये सक्सेसर थे। कैलाश टेम्पल जो है इन्होंने ही बनवाया है, कहां पर? एट एल्लोरा केव्स। ये हर साल सवाल पूछा जाता है, कैलाश मंदिर से जुड़ा कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ये एल्लोरा केव्स जो है ये आपको देखने को मिलती है औरंगाबाद में, जो कि है महाराष्ट्र। हर साल ये सवाल पूछा जाता है। आज के पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप इसे कह सकते हैं। ये किसने बनाया था? कृष्णा प्रथम ने बनाया था, ध्यान रखेंगे। कृष्णा प्रथम ने बनाया था, रट लेना जी इसे। और ये जो है एक राष्ट्रकूट किंग थे। क्या आप बात को समझ पाए हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं बात को समझ पाए हैं। ये वेंगी जो है या वेंगई जो है ये आपको तमिलनाडु वाले इलाके में देखने को मिलता है। कृष्णा गोदावरी जो नदी है उसके पास आप इस इलाके को मान सकते हैं। बेटा रिवीजन का वादा नहीं है, सबसे पहले डेटा पूरा करा जाएगा, अगर समय ने मौका दिया तो जरूर आपको मैं रिवाइज कराऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनके वही वाला है, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं। चले आगे दोस्तों। बेटा महाराष्ट्र इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था ना। आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप इस वर्ड को हटा दो यहाँ से, ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आपको। आपको शायद याद होगा, इन्हीं के जो पहले एक शासक हुआ करते थे उन्होंने अभी महाराष्ट्र को अपने कंट्रोल में लिया है। तो महाराष्ट्र फिर इनका हो गया ना। अगर आप इस मैप में देखते तो जो चाहे कर सकते हैं महाराष्ट्र में जाके। कर्नाटक ही ठीक ऊपर ही तो है महाराष्ट्र, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अगले शासक बने कृष्ण प्रथम। इनसे अगले शासक जो बनेंगे नेक्स्ट, गोविंदा द्वितीय। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ये याद करना चाहो तो कर सकते हो। ये 756 से इन्होंने 774 एडी तक राज करा है। ये क्यों बता रहा हूँ? जिससे आपको पर्सपेक्टिव मिल जाए कि कैलाश मंदिर किस दौरान बना होगा, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। देखिए हटाया इसलिए गया क्योंकि बच्चे थोड़ा सा रटने वाला हिसाब हो रहा है, तो ये कभी कभार क्या होता है, ज्यादा अच्छा डेटा नुकसान दे जाता है, तो मैं वो नहीं चाह रहा कि आपके 2.5 नंबर कट जाए इस चक्कर में। कर्नाटक रीजन लिख देता हूं मैं इसके आगे, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कर्नाटक बस एक इलाका मैंने रेफरेंस के लिए आपके लिए लिखा है। आगे चलते हैं। गोविंदा द्वितीय जो है इनसे अगले शासक बनते हैं यहाँ पर ध्रुव। ध्रुव जो है 780 से 793 तक राज करते हैं, ठीक है जी। इनसे जुड़े कुछ ही सवाल बनते हैं। डिफीटेड धर्मपाल किंग ऑफ, धर्मपाल पाल किंग ऑफ बंगाल। यस बिल्कुल हिमांशु। नहीं, दोनों अलग अलग है, ये अगले हैं और ये अगले हैं। गोविंदा द्वितीय के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 774 से 780 तक इन्होंने राज करा है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये ध्रुव के बारे में ध्यान रखेंगे। ये ट्रायंगुलर स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी तीन जब लोग एक साथ लड़ते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी एक तो खुद हो गए, यानी राष्ट्रकूट हो गए। एक पाल वंश हो गया, तो इन्होंने पाल वंश को हरा दिया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इन्होंने हरा दिया किसे?
वत्स से राज को हरा दिया, और ये जो है गुर्जर आज जो है इस टॉपिक को पूरा कर ही लेंगे यार, बहुत लंबा खिंच जाएगा वरना ये सब। प्रतिहार डायनेस्टी, ये आपको पता होना चाहिए। मोइन पूरा डाउट लिखे बेटा। नहीं कह सकते अभिषेक, ऐसे जबरदस्ती हम ऐसे बेटा नहीं कह सकते, नुकसान हो जाएगा। हम देखिए कभी कभार चीजों को सिंप्लीफाई नहीं करना होता। ये कुछ ऐसा सवाल है देखिए आप सभी का कि आप समझने की कोशिश करिए कि अगर मैं कहता हूँ 3 4 5 से ट्रिपलेट, तो आप कह रहे सर सारे ट्रिपलेट क्या 3 4 5 के मल्टीपल में होंगे क्या? मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं यार। देखो ऐसे तो देखो 12 के साथ भी कुछ बन सकता है, 40 41 भी बन सकता है, 9 के साथ ऐसे कुछ भी बन सकते हैं। आप कह रहे नहीं सर फिर भी कुछ क्या पता हो जाए काम, कि हर ट्रिपलेट में क्या 3 का कोई मल्टीपल होगा? ऐसे सिंप्लीफाई मत करिए, नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, मैं आपको आप देखें एक्सपेंशन चलते रहते हैं तो ऊपर नीचे हर इलाके में जो है चीजें फैलती रहती है। ये देखिए बेटा टाइम पीरियड आपके लिए लिखा गया, 8th सेंचुरी से कहानी स्टार्ट होगी और 10th सेंचुरी तक जाएगी। लिख देता हूँ मैं, 8th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे दोस्तों, कृष्ण प्रथम का टाइम पीरियड लिखा हुआ है, काम का नहीं है। क्वेश्चन टैब बेटा अभी देखता हूँ कितने डाउट्स है उसके हिसाब से खोलूंगा मैं। क्या आप यहाँ तक बात समझ गए? अधिकतर बार बच्चे एक ही गलती करते हैं कि वो अपने सवालों के चक्कर में जो पेपर के सवाल है उस पर ध्यान नहीं देते। पेपर ये सब पूछेगा, आप मुझसे कुछ ही टाइम पीरियड वगैरह लिखवाते रहो, कोई फायदा नहीं है इनका, ये सब यूजलेस है, क्लियरली बता रहा हूँ। जो पूछेगा वो ये मुद्दे की बातें हैं, तो फोकस इस पे ज्यादा करना आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मतलब ये भी डेटा इतना इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है, जो सवाल मेनली बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे, तो थोड़ा सा उस पर फोकस करें आप। ठीक है, देखिए तीन लोग जब एक साथ लड़ते हैं तो क्या एक ट्रायंगल बन गया, इसमें ये जीता है और इसने इसे भी हराया और इसे भी हराया, ये कहानी है। आगे चलते हैं। क्या यहां तक आप बात समझ गए? ध्रुव वाली बात आप समझ चुके हैं। अगले नंबर पे आते हैं गोविंदा तृतीय, माना जाता है इन्हीं के बेटे थे। नेक्स्ट रूलर आते हैं जी गोविंदा तृतीय। ठीक है जी, डिफीटेड नागभट्ट। गुर्जर किंग जी बेटे हैं, ध्रुव के बेटे। इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। धर्मपाल टुक हेल्प फ्रॉम गोविंदा। समझ गए? यानी इनके पापा ने हराया और इन्होंने उनकी इंटरनल मैनेजमेंट में मदद करी। यही यही जो है पॉलिटिक्स होती है, यही रूलर का काम होता है कि किसी को अपने से नीचा कर दो और उसके बाद उसकी मदद कर दो जिससे वहां पर अपनी पकड़ अच्छे से बन जाए। चलेगी आगे। इनका जो किंगडम था, अगर आप पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ विंध्या है, नीचे की तरफ एक नदी है जिसका नाम अभी के लिए मैं इसे तुंगा भद्रा कह देता हूँ, और ये वाला इलाका जो है गोविंदा तृतीय के कंट्रोल में है। जस्ट फॉर योर पर्सपेक्टिव, बिल्कुल साइको ऐसे समझ सकते हैं। चले जी आगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अमोघ वर्ष प्रथम, 814 से 878। इमेजिन करके देखेंगे तो आप समझेंगे कि इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। 60 साल राज करना जिया नहीं जाता लोगों से, और ये 60 साल राज करके बैठे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बेटे थे गोविंदा तृतीय के। अब अगेन ये रिश्तेदारी बनाने की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, बताते इसलिए चल रहा हूँ जैसे कि आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एजुकेशन लिटरेचर को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। अरे हाँ भैया 64 मेरे भाई, मेरे रामानुजन। मैं एक अंदाजा देने वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, 60 साल के जरा सा ही आगे 64 आता है ना। चले आगे, मेरे गणित के महारथी, मुद्दे की बात समझा लूं मैं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म बाय जैन मॉन्क जीना या जीन सेन। ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी,
अच्छा, आप बहुत ही गंदा खेलना चाहते हो मोइन, तो 63 इयर्स के लिए इन्होंने राज करा था। यानी 814 की एंड से 6878 की शुरुआत तक करा था। तो अगर आप कुछ बड़ी किताबें पढ़ोगे तो उसमें 63 मिलेगा आपको। ये आपके लिए जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। चलो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म, ये पता होना चाहिए। और एक अजीबोगरीब पॉइंट बताता हूँ। एक इंसान हुआ करता था जिसका नाम था सुलेमान। समझने की कोशिश करते हैं। एक अरब व्यापारी हुआ करता था, अरब मर्चेंट हुआ करता था। इसके हिसाब से, अब पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से ये कहता था, फोर ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसने कहा था कि मेरे हिसाब से चार सबसे महान शासक है इस दुनिया में, जिसमें सबसे मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी नहीं है। चार ग्रेटेस्ट रूलर्स है, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं जी? एक तो आते हैं खलीफा, वही बगदाद वाले। अब तक इस्लाम बन चुका है ना बेटा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बन चुका है, बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पे आते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल के किंग। तीसरे नंबर पे आते हैं चाइना के किंग। और चौथे नंबर पे आते हैं अमोघ वर्ष। कुछ खास सेंस नहीं है इस आदमी की बात में, लेकिन न जाने क्यों ये बात 1300 साल आगे तक जीवित है किताबों में। इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्या पता एसएससी भी ऐसी ऐसा आपसे फालतू सवाल पूछ ले। मतलब बाकी सब कहेंगे कि हम सब जॉब छोड़ दें, वही चुटकुला यूट्यूब शॉर्ट्स वाला, कि भैया ये कोई बात हुई? मतलब ये जो है एक इंसान, ये इन तीनों से इसे कंपेयर कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, फिर भी कोई कंपैरिजन का सेंस नहीं है। मुझे जो लगता है प्रैक्टिकली वो ये है, क्योंकि एक बिजनेसमैन है ये, तो जहां जहां पे राज करता होगा उस आदमी को इस लिस्ट में डाल देता होगा। ऐसा हो सकता है। यात्री कह सकते हैं, व्यापारी कह सकते हैं, जैसे समझना चाहे आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, क्या यहां तक आप बात समझ पाए? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मतलब एलेक्जेंडर है नहीं, किसी काम का नहीं है। इसके हिसाब से अशोका, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य सब जो है फालतू है। और ये कहता है जी ये चार जो है सबसे महान है। चलो कोई बात नहीं, खैर क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं कृष्ण द्वितीय, ये इनके बेटे हैं। नेक्स्ट जो आते हैं जी वो आते हैं इंद्र तृतीय। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं कृष्ण तृतीय। ये लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ राष्ट्र कूट। ठीक है, लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा माने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है जी। और इसने थोड़े बहुत अटैक्स करे थे, थंजौर और कांची वाले इलाके अपने कब्जे में लिए थे, बट कोई इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ध्यान रख सकते हैं, कंट्रोल्ड थंजौर, रामेश्वरम एटसेट्रा पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है जी। अब काफी बार क्या होता है, यहां से आप कहानी को आगे लेके चलोगे तो एक आखिरी इंसान आते हैं नेक्स्ट, जिनका नाम है कर्क द्वितीय। ये माने जाते हैं लास्ट रूलर। ये हार गए थे बुरे तरीके। ठीक है जी, ये हार गए थे, गॉट डिफीटेड बाय तैला। ये जो है एक चालुक्य किंग, इनके द्वारा हार गए थे। तो काफी लोग तो इसे आखिरी शासक कहते हैं, और काफी लोग कहते हैं कि इनके बाद जो एक जिसने बनने की कोशिश करी, जो कि था इंद्र फोर। कुछ लोग जो है इंद्र फोर को आखिरी शासक कह देते हैं, बट जनरली जो ऊपर नाम लिखा गया है, जिसके साथ मैंने लास्ट रूलर लिखा है, यही आपका आंसर बनेगा। क्योंकि जब उसके बाद ये वंश ही खत्म हो गया तो खेल खत्म हो गया, फिर क्या बचा? ठीक है जी, कर्क द्वितीय जो है ये आखिरी शासक है। और कुछ किताबें फिर भी कह देती हैं कि इसके बाद जो है इंद्र जो चौथे हैं उन्होंने कोशिश करी थी, बट जब कोशिश क्या हम अचार डालेंगे, जब वो जीत ही नहीं पाए तो फिर किस काम की बात है ना। तो कर्क द्वितीय जो है वो आखिरी रूलर माने जाते हैं। फिर भी मैंने आपको इंद्र फोर, अगर आपको ऑप्शन में इंद्र फोर दिखता है और ये नहीं दिखता है, तो आप इंद्र फोर की तरफ जा सकते हो। अगर आपको दोनों दिखे, आपको सिर्फ ये दिखे, या आपको कोई भी दिखे, तो करेक्ट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है जी। एसएससी बेटा जब पूछेगा तभी मानेगा, तो हर चीज हम एसएससी के हिसाब से नहीं बता सकते हैं। जनरली स्पीकिंग ये आंसर आपका काउंट होता है। अभी तक मैंने सवाल इसका लास्ट रूलर का एसएससी के किसी पेपर में नहीं देखा है। ठीक है, चले आगे दोस्तों। देखिए ये सब डेटा इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि आपको ये फीलिंग ना आए कि सर ने सिलेबस पूरा नहीं कराया। यहाँ से बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ फाउंडर से मेनली सवाल पूछे जाते हैं, बट अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर तबियत खराब हो सकती है बच्चों की। इसलिए जो है मैं ये सब चीजें पढ़ा देता हूँ। फिर बच्चा सीधा कहेगा सर आपने चाणक्य के बारे में तो पढ़ाया नहीं, तो उस पॉइंट पे जो है फिर बच्चे को लगता है बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया, जबकि पेपर कुछ खास यहाँ से नहीं पूछता। चले दोस्तों आगे, मैंने आपको आज के सेशन में राष्ट्रकूट पढ़ा दिया है और चोलास पढ़ा दिया है। ठीक है जी, चले आगे। नहीं बेटा, कर्क द्वितीय होगा, अगर तृतीय आपने लिखा हुआ आप उसे करेक्ट कर ले, द्वितीय होगा। ठीक है जी,
चले भैया आगे चलो। अब हम आगे चलते हैं जी, अगले वंश की हम बात करते हैं। वो अगला वंश जो आपका है वो है वाका वाका हे डायनेस्टी। ठीक है जी, इसकी हम बात कर रहे हैं। आप सेशन में बता रहे हैं, 1 मिनट में मैं वापसी आता हूँ, फिर हम जो है आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत डाउन है तो मैं बीच में 1-1 मिनट के लिए आपके लिए रुक रहा हूँ, जिससे कि सेशन अपना पूरा 2 घंटे चल सके। 1 मिनट के अंदर मैं वापसी आ जाऊंगा। ठीक है, आप सेशन में प्लीज बने रहें। एक बार कंफर्म करेंगे। चलो चलते हैं जी आगे। देखिए जनरली तो एक ही ब्रेक देता हूँ, बट कुछ सेशंस ऐसे हैं जो तबीयत थोड़ी सी डाउन है, उस चक्कर में आपको 2 से 3 ब्रेक दे रहा हूँ मैं, सो दैट आपका सेशन आराम से चल पाए, है ना। तो चलते हैं आगे। होपफुली ये वाला जो अपना शिफ्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा सेशन का, स्मूथली चलेगा एंड इसके बाद आपका सेशन जो है एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो वक्तक डायनेस्टी की बात करते हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से बनती है, देवर कंटेम्परेरी टू गुप्ताज। गुप्ता एम्पायर आपको शायद याद होगा, 3rd सेंचुरी एडी, 3rd सेंचुरी के आसपास का है, 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी के आसपास तक का। तो ये जो ये वंश है, ये उसके आप कहेंगे ऑलमोस्ट पैरेलल चला, यानी नॉर्थ में जब ये राज करा करते थे गुप्तास, तो साउथ में ये राज करा करते थे। अगर आपको एक मैप के सहारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो अगर ये अपना मैप है, तो अगर यहाँ पर गुप्ता एम्पायर अपना पूरा है, आप इस इलाके में मान सकते हैं ये अपना गुप्ता एम्पायर है, इस तरीके का कुछ ये गुप्तास है। तो साउथ में जो है यहाँ पर आप कहेंगे राज करा करते हैं कौन जी। समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपको मिला। दिस इज द बाउंड्री, मेनली जो इनका कंट्रोल था वो इस इलाके में था। आप ऐसा एक 8 बना सकते हैं, इस इलाके में इनका मेन कंट्रोल था। बट ये बाउंड्री है, यानी हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ तो इनके विंध्यास पड़ेगी और नीचे की तरफ इनके भी तुंगा भद्रा या तुंगभद्र ही पड़ेगी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? चले आगे, बिल्कुल टकाटक जैसा ही लग रहा है, लेकिन उतना चटपटा नहीं है टॉपिक, काम ही चलाना पड़ेगा। कंटेम्परेरी टू गुप्ता एम्पायर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो जो ये अपना रीजन है, ये आपको ये जो मैंने गोला बनाया है, इस वाले इलाके में आपको देखने को मिलता है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? इस इलाके में आपको देखने को मिलेगा, ऊपर गुप्तास राज करेंगे और नीचे ये राज करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, ये बाय रिलीजन ब्राह्मण्स थे, यानी ब्राह्मणों से जुड़ा जो भी प्रचार है अपने देश में, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकी वजह से है। यानी इन्होंने जो आप कहेंगे हिंदू धर्म है, उसके प्रमोशन के लिए काफी कुछ करा है। बट साथ में दे रिस्पेक्टेड बुद्धिज्म, समझ गए? या मतलब इसका मतलब ये है कि भले ही ये एक धर्म के हैं, लेकिन दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं। सच्चा इंसान वही है जो अपने साथ साथ दूसरे धर्म की इज्जत करे। तो ये उनमें आप एक कह सकते हैं कि इनकी खासियत थी कि इन्होंने जो है, भले ही ब्राह्मण थे, फिर भी इन्होंने जो है बुद्धिज्म की काफी ज्यादा रक्षा करी। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? इनका एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है किसी को नहीं पता, कहां से कहानी शुरू हुई है किसी को नहीं पता। हाँ ये पता है कि ये जो इनके जो इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, वो हुआ करते थे संस्कृत भाषा में, और कुछ इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे प्राकृत भाषा में। तो ये आपको कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, पक्की बात आप समझ पाए हैं ना? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो पुराण है आप जानते हैं, सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी किताब है, उसमें इन्हीं को कहा गया है, पुराण में, PURANAS, उनमें इन्हीं को कहा गया है, को ही कहा गया है विंध्यक्स। समझ पा रहे हैं? तो आपसे कोई कहता है कि बताओ पुराण में किस डायनेस्टी को विंध्यक्स के नाम से जाना गया है, तो आपको पता होना चाहिए वो इस डायनेस्टी को कहा गया है। ठीक है, कह सकते हैं गजल, कह सकते हैं। चले जी आगे, थोड़ा पर्सपेक्टिव आपको मिल गया है। आज ज्योग्राफी की क्लास है। ठीक है, विंध्या देखिए, इनकी जो रेंज थी आप देखेंगे तो विंध्या के नीचे थी और इससे ऊपर थी, तो हो सकता है इसलिए कहा गया हो कि विंध्या को पार करके जो मिलते हैं वो विंध्यक्स, हो सकता है ऐसा कुछ कहा गया। ठीक है जी, शुरू करें जी। पेपर आपसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि इसके फाउंडर कौन है। बाकी आप कुछ ही पढ़ते रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडर रहता है, ये है विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति जो है ये इसके फाउंडर है, आप ध्यान रखेंगे। और माना जाता है इन्होंने 250 से लेकर 270 तक राज करा था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 250 से 270 तक इन्होंने राज करा था। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? फाउंडर आपसे कोई कहता है तो आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ रूल करते थे, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, बस ये है कि रूल करते थे। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? इसके साथ ब्राह्मण जो धर्म है उसका बहुत प्रचार करा, उसके जो रिचुअल्स थे, सैक्रिफाइसेस थे, सब चीजों को जो है इन्होंने आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। ठीक है जी, ऑल्सो नोन एज प्रावीर। प्रावीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। समझ पा रहे हैं बात को? इन्हें प्रावीर के नाम से या फिर प्रवर सेन के नाम से भी जाना जाता था।
ये दो नामों से इन्हें जाना जाता था। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? नहीं बेटा, 11th सेंचुरी कहाँ है, 250 का मतलब तो थर्ड सेंचुरी हो गया ना, गुप्ताज इसी समय तो थे, थोड़ा सोच के देखो। ठीक है जी, इन्होंने बहुत सारे यज्ञ वगैरह कराए थे, वो अपने लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे। अब यहाँ पर आता है एक छोटा सा कैच, जो अगले शासक है, जो यहाँ प्रावर सेन लिखा हुआ है, जो अगले शासक है उसका नाम भी प्रावर सेन ही है, प्रथम। अब ये यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर प्रावरसेन ये है या प्रावरसेन ये है। एग्जैक्ट आंसर कुछ भी फिक्स नहीं है, बट जनरली स्पीकिंग ये प्रावरसेन है और ये प्रावरसेन प्रथम है। तो ये प्रावरसेन प्रथम जो है मेन वाला हो गया, क्योंकि देखिए इतिहास के जो पन्ने हैं वो कोई लिख के नहीं गया है ये वाले, ये बस हमने क्या करा, इंस्क्रिप्शन को पढ़ के उसे डेवलप करने की कोशिश करी है। तो आप ये ध्यान रखिए, कहीं प्रावरसेन प्रथम दिखता है अपने आप में तो हम इसी को मानेंगे, ना कि उसको। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं? और ये था बेटा उसका, सन ऑफ विंध्य शक्ति, और माना जाता है इन्होंने 270 से लेकर 330 तक राज करा था। ठीक है जी, बताएं आप समझ पा रहे हैं इस बात को या नहीं समझ पा रहे? इन्होंने दक्कन के ऊपर का काफी सारा हिस्सा कब्जे में लिया, ऐसा वैसा ये वो न जाने क्या क्या। अब थोड़ा यहां समझते हैं। हिज सन समझ गए, यानी इनका बेटा गौतमी पुत्र मैरिड द डॉटर ऑफ भवनाग, ये एक नाग किंग थे, और जिससे कि अलायंस बन गया। पहले तो ऐसे ही होता था कि शादी कर दो आपस में तो दो साम्राज्यों के बीच में एक अलायंस बन गया, एक ग्रुप बन गया, उनका एक टीम बन गई। तो ये हल्का सा आपको पता होना चाहिए। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अब इन्होंने एक्सपैंड करते करते, यानी मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू, अलायंसेस के यस से इन्होंने बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक पूरा इलाका जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था। कंट्रोल, समझ गए? तो जो मैंने मैप बनाया था वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैसा ही मैप हो। ये ऑब्वियसली एम्पायर से वो एक्सपैंड और छोटे होते रहते हैं। यानी प्रवर सेन जो है, इनके बेटे ने शादी करी भवनाग की बेटी से, बेटी का नाम नहीं पता, और धीरे धीरे इन्होंने एक्सपेंशन करके यूपी से लेकर हैदराबाद तक का जो इलाका है अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है जी, प्रवर सेन के बेटे गौतमी पुत्र ने शादी कर ली। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, देखिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स वो होती है जो शादी कराती है। आपने देखा होगा जीवन साथी .com टीवी में दिखाते हैं, उसमें ऐसा दिखा देंगे कि बस तुम्हारे लिए ही बनी है, सब फालतू बातें हैं। ठीक है जी, मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो है वो उसका मतलब होता है कि जो शादी आपकी कराई, शादी की वजह से जो एक अलायंस बना है, जैसे एक मैट्रिमोनियल अलायंस था जोधा और अकबर के बीच में, ऐसा माना जाता है ना। तो ये एक तरीके से टीम बन गई। मैं उम्मीद करूँ आप समझ पा रहे हैं। मैट्रिमोनी जो है शब्द एसोसिएटेड है शादी से। आगे चलते हैं, अभी आप इस शब्द से दूर रहे, पहले अपना करियर बनाए। डाउरी तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली डाउरी कहीं नहीं लिखा गया, बट एक आप कह सकते हैं कि टीम बन गई, एक टीम बन गई, बस ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अगले नंबर पे आते हैं जी। सर ये शादी वगैरह फर्जी बातें हैं। एक कुंवारा बच्चा एक शादीशुदा बीवी बच्चे वाले आदमी को शादी की सलाह दे रहा है, यही तो कलयुग है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट रूलर जो है ये है रुद्रसेन प्रथम। ये जो है ध्यान से समझना, ग्रैंडसन है ऑफ प्रवरसेन। अब ऐसा क्यों? जो गौतमी पुत्र था इसकी मृत्यु हो गई थी प्रवर सेन से भी पहले, तो क्या इसका जो बेटा है वो गद्दी पर नहीं बैठ के इसका ही पोता गद्दी पर बैठेगा? क्योंकि ये तो मिसिंग है, यानी अगले नंबर पे बैठेगा गौतमी पुत्र का बेटा, क्योंकि गौतमी पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। समझ पाए बात को? बहुत बढ़िया सृष्टि, बहुत बढ़िया जी, शाबाश। आगे चले, क्या बात को समझ पा रहे हैं? रुद्रसेन प्रथम जो है ये ग्रैंडसन है प्रवर सेन प्रथम के। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? ये रुद्रसेन जो है जी, इनकी थोड़ी सी बात आपसे कर लेता हूं मैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो नोन एज महाभैरव, ये आप ध्यान रखेंगे। समझ पा रहे हैं जी? विनोद बेटा डिटेल में लिखे अपना डाउट। अरे भैया समझ पा रहे हो?
पक्की बात। कहानी कुछ ऐसी अगले पेज पे बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आपके कोमल दिमाग पे लोड डालता हूँ। या प्रवर सेन प्रथम बैठे हैं, इनके बेटे हैं जिनका नाम है गौतमी पुत्र, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके जो बेटे हैं, जब इनकी भी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो पोते हैं वो उस गद्दी पर बैठते हैं, और यहाँ पर ये जो वंश है 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा जो है वो राज करने लगता है कहाँ पर, वो समझ पा रहे हैं जी बात को? पक्की बात। ये अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक बेटा जो है वो इधर की तरफ चले जाते हैं, एक बेटा इधर की तरफ चले जाता है। ये जो है ये इसका है पोता, और ये जो है इसका है बेटा। यानी प्रवर सेन प्रथम का पोता एक अलग इलाके पे कंट्रोल करता है, और प्रवर सेन का जो बेटा है वो अलग इलाके पे राज करता है। समझ पा रहे हैं कुछ? अरे भैया, तुम आपस में बाद में दुख बांट लेना, पहले इधर बात को सुन लो मेरे दोस्तों। बाद में एक दूसरे के आंसू पोंछ लेना, अभी इधर ध्यान दे लो। एक पोता अलग तरफ राज करेगा, एक बेटा अलग तरफ राज करेगा। बेटा जो है ये प्रवर सेन का बेटा है, और पोता भी प्रवर सेन का है, यानी इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, तभी मैंने एरो को इससे ज्वाइन नहीं करा है। ठीक है जी। यानी प्रवर सेन प्रथम का पोता और प्रवर सेन प्रथम का ही दूसरा बेटा जो है राज करेगा। प्रवर सेन प्रथम का जो पोता है उसका नाम है रुद्रसेन प्रथम, या रुद्रसेन, जैसा भी लिखना चाहे। ठीक है जी, बात को आप समझ पा रहे हैं? ये रुद्रसेन प्रथम जो है इस तरफ राज करेगा, और बेटा जो है दूसरी तरफ राज करेगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अभी हम सबसे पहले रुद्रसेन वाले इलाके की बात करेंगे। ये जो इलाका आपका है, रुद्रसेन वाला इलाका जो है, ये आपका कौन सा इलाका पड़ेगा जी? समझने की हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ये आपका एक अलग इलाका पड़ेगा, जो कि आज आपका नागपुर पड़ता है, वहां पर आपका पड़ेगा। ठीक है जी। और ये एक अलग इलाके पे राज करेगा, कौन है आपको आगे चल के बताया जाएगा। ये अकोला नाम की जगह है महाराष्ट्र में, ये वहां पर राज करेगा। बेटा जी, पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे? मुश्किल चीज तो मुश्किल रहेगी ना। मैं क्या करूं, एक बेटे को डिलीट कर दूं आपके इतिहास के पन्नों में से? बताऊं ही ना आपको, जैसे बाकी सब नहीं बताते। मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा ना बेटा। इसे ऐसे ही बनाओगे तो अच्छा रहेगा। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रवरसेन वन, बिकॉज हिज सन वॉज ऑलरेडी आप कहेंगे डेड, the Vakta kingdom got divided into 2 branches. The first branch was ruled by the grandson of Pravarsen Pratham, that is Rudrasen Pratham. और रीजन में आप लिख सकते हैं नागपुर। जो दूसरी ब्रांच थी वो प्रवरसेन प्रथम के बेटे ने उस पर कंट्रोल किया था। ये महाराष्ट्र का दूसरा इलाका हुआ करता था। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यस साइको, बिल्कुल सही। ठीक है जी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? ये चार्ट आपसे नहीं बनवाने वाला पेपर में, ये इसलिए बताया गया जिससे आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो अगर आपको एक कम भी समझ आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पर अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गौरव, बिल्कुल आपने सही लिखा है। ये जगह का नाम है बेटा, जगह का नाम है। नाम आपको ये बाद में बताया जाएगा। ठीक है, पर्सपेक्टिव के लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अभी के लिए आप इधर फोकस करें। बेटे का नाम आप अभी के लिए एक्स मान सकते हैं। मुझे और हलवा नहीं बनाना है, पहले मैं इस हलवे को परोस दूं, उसके बाद बाकी बातें आपको बताई जाएगी। ठीक है जी। ये जो नेक्स्ट रूलर है, ये रुद्रसेन प्रथम जो आप देख रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ये माना जाता है फाउंडर ऑफ नंदी वर्धन ब्रांच ऑफ वक्टक डायनेस्टी। समझ गए जी क्या कहानी है? यानी अब मैंने इस ब्रांच का नाम लिख दिया कि ये वाली जो ब्रांच है ये है नंदीवर्धन ब्रांच। समझ पा रहे हैं आप बात को? इसी तरीके जो दूसरा हिस्सा आपका है, जो कि बेटे ने राज करा था, इसका नाम है वत्स गुल्म ब्रांच। बिल्कुल लगानी पड़ेगी जी, बिल्कुल लगानी पड़ेगी, लगानी चाहिए। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कोई टीचर आए और पहली बार में सब समझाने, तो हम गलत एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता। टीचर का काम है मुश्किल से मुश्किल डेटा आपको पढ़ा देना, कोशिश कर देना कि आप चीजों को समझ जाए। उसके बाद बच्चे का खुद का काम स्टार्ट होता है। क्या इस पेज को आप समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, आप लगा रहे हैं। पक्की बात है ना दोस्तों? आगे चलते हैं। चलो, अब हम इस इलाके की बात करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो है, ये भी ध्यान रखेंगे, वर्शिपर ऑफ लॉर्ड भैरव। भैरव की जगह महाभैरव लिखे। और महाभैरव जो है हम जानते हैं शिवा के ही रूप है, लॉर्ड शिवा के रूप। अगर आपको नहीं पता, आप थोड़ा धार्मिक बातों को और पढ़ें, आप समझ जाएंगे। नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ इतना याद कर ले। लॉजिक समझ गए जी क्या कहानी है? कि ये महाभैरव के नाम से इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि महाभैरव जी की बहुत पूजा करते हैं। बस इतना सही लॉजिक है, और कुछ नहीं। आगे चलते हैं जी, चले आगे। बेटा हाँ, डाउट सेक्शन मैंने बंद रखा है क्योंकि काफी सारे डाउट्स आ चुके हैं मेरे पास, तो पहले मैं उन्हें लूंगा और बाकी डाउट्स आप मुझे एक वाली क्लास में भेज देना। चलो, अब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ रुद्रसेन प्रथम या फिर नंदीवर्धन ब्रांच के बारे में। ठीक है जी। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। फिर से बता देता हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो नंदीवर्धन ब्रांच के बारे में पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैं दिल का अच्छा इंसान हूँ, तो आपके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंदीवर्धन
ब्रांच, जिसके पहले शासक जो हुए वो हुए कौन? वो हुए जी रुद्रसेन प्रथम। इससे ज्यादा अच्छा इंसान मैं नहीं हूं, तो आगे बढ़ूंगा जी। दूसरे नंबर पे आएंगे पृथ्वी सेन प्रथम। ठीक है जी। इनके बारे में क्या खास बात है? इन्हें कंपेयर करा जाता था, वॉज कंपेयर्ड टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बताइए जी कौन सी चीज से जुड़े हैं युधिष्ठिर? महाभारत वाले। माना जाता है जो युधिष्ठिर है बहुत ही सच बोला करते थे। अगर आप महाभारत के बारे में सुनते हैं तो बहुत सच बोला करते थे और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे, ऐसा माना जाता है। तो इन्हें जो है उनसे कंपेयर करा जाता था। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, आगे चले। मेड एन अलायंस विद चंद्रगुप्त द्वितीय। शक वंश को हराया गया था, शायद आपको याद होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। वहां पर तो मैंने इन्हें हीरो माफिक आपको दिखा दिया था कि गए और काटपीट डाला इन्होंने। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग उतना आसान तो होगा नहीं, तो इन्होंने भी कईयों से अलायंस बनाए होंगे। तो उनमें एक अलायंस जो बनाया गया था वो पृथ्वी सेन प्रथम के द्वारा बनाया गया था। अलायंस का मतलब होता है टीम बनाई गई थी। अलाय का मतलब होता है जो मेरा सपोर्टर होता है, ठीक है जी। अलायंस का मतलब होता है जैसे मैट्रिमोनल अलायंस थे, यानी एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है जी। अरुण आपका भी मैसेज पढ़ूंगा मैं थोड़ी देर में टॉपिक से। रहेगी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वाला टॉपिक कहाँ से करो, सोशल डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मैं भी आपको और बताता हूँ इस बारे में। क्या यहाँ तक आप समझ गए हैं दोस्तों सारी बातें? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपकी नींद खोलते हैं। मुझे बताएं वो कौन इंसान था जिसे प्रभावती पसंद करा करती थी? द्वितीय। तीसरे नंबर के शासक आते हैं रुद्रसेन द्वितीय। तृतीय तो इसे परेशान करा करता था। ही वॉज द सन ऑफ, मजा आया, पृथ्वी सेन प्रथम। मैरिड प्रभावती गुप्ता, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। मजा आया। अब आप कहोगे सर ये तबाह तो पहले ही कर दिया था। याद करो चंद्रगुप्त द्वितीय की के भाई वाली कहानी, उसमें भी तो शक वंश को तोड़ा गया था, खत्म करा गया था, हराया गया था। सोच के देखिए, जब चंद्रगुप्त द्वितीय की शुरुआत पढ़ाई थी तब उसके भाई ने हार मान ली थी। तो तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश को हराया था। ये वो वाला अलायंस है मेरे दोस्तों। कुछ मजा आ रहा है आपको सीखने में? इससे ज्यादा मैं इस टॉपिक में जान नहीं डाल सकता। ठीक है जी, इतना ही है जो है इतिहास के पन्नों में, इससे ज्यादा मैं नहीं निकाल के ला सकता। इससे ज्यादा काम एकता कपूर ही कर सकती है, लेकिन वो कहानियां जो है मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सही गलत सब चलता है वहां पे। आगे चलते हैं जी। डाउट सेक्शन आपका बेटा 1 बजे वाली क्लास में खोला जाएगा, समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने करीब 5 साल के लिए ही राज करा। 390 से लेकर माना जाता है 395 तक ही राज करा इन्होंने। और इनके 4 बेटे हुआ करते थे, ठीक है जी। जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो है कुछ समय तक इनकी जो वाइफ प्रभावती थी वो उस गति को एक आप कहेंगे गार्जियन के रूप में संभाला करती थी। और जो इनके बच्चे हैं वो समझ गए ना, जैसे बाहुबली वाला सीन है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है और वो जो भी है वो समझ गए ना, देवसेना है पता नहीं कौन है वो उस गद्दी पर आप कहेंगे गार्जियन के रूप में बैठी है जब तक उनके बच्चे जो है नहीं बड़े हो जाते। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? पक्की बात? ठीक है, आगे चलते हैं जी। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप कहानी को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट रूलर जो बनेंगे वो बनेंगे प्रवर सेन द्वितीय। ही वॉज द सन ऑफ रुद्रसेन द्वितीय। समझ पा रहे हैं? अगले नंबर पे ए के ए दामोदर सेन। ठीक है जी। दामोदर सेन के नाम से इन्हें जाना जाता था, ठीक है जी। माना जाता है कि जो इनका बड़ा भाई था वो दिवाकर सेन, उसकी डेथ हो गई थी, प्रभावती का ही बच्चा था वो भी। तो उस पॉइंट पे जो है प्रवर सेन द्वितीय जो है उस गद्दी पर जाके बैठ गया था। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? सब कुछ नंदीवर्धन ब्रांच का ही अभी चल रहा है, ठीक है जी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? जब प्रभावती सेन उस गद्दी पर बैठी इनडायरेक्टली, तो इनके एक बेटे हुआ करते थे जिसका नाम था दिवाकर सेन, और एक दूसरा बेटा हुआ करता था प्रवर सेन।
तो दिवाकर सेन की डेथ हो जाती है कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद, तो ये खत्म हो गए हैं। तो ये गद्दी पर आकर बैठ गई। इसी वजह से प्रभावती को काफी बार कहा जाता है मदर ऑफ टू किंग्स, यानी दो राजाओं की माँ, क्योंकि एक राजा बना, उसकी मृत्यु हो गई, दूसरा राजा बना और वो उस गद्दी पर कुछ समय के लिए विराजमान रहेगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और ये प्रवर सेन द्वितीय जो है 395 से लेकर 440 तक राज करेंगे। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? इन्हें दामोदर सेन के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये रुद्र सेन द्वितीय के बेटे थे। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे यहाँ तक बता सकता है। आगे चलते हैं जी, अगले रूलर की हम बात करते हैं। जो काम का सिर्फ वही बताया जा रहा है, नरेंद्र सेन। ठीक है जी, मैरिड टू अजीहत भट्टारिका। अब अगर आप इन सेशंस को दोबारा नहीं देखेंगे, बेटा मुझे घड़ी मत बताया करो, मुझे इरिटेशन होती है इस बात से। जिसे जाना है वो जा सकता है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, घड़ी के हिसाब से नहीं पढ़ाता। डाउट्स अगर नहीं लूंगा तो मैं नहीं लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने सिलेक्शन के बीच में खुद आके क्यों खड़े हो जाते हैं? आपको नहीं लेना क्या सिलेक्शन? आप क्या 2050 की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे कैसे सिलेक्शन आप लेंगे? 3 महीने के अंदर आपको सब सिलेबस भी कवर करना है, टॉपिक्स भी आपको पूरे करने हैं, बढ़िया से भी पढ़ना है और उस जल्दी भी जाना है। ऐसे कैसे काम बनेगा? बताएं। मैं छुड़वा देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है? आखिरी रूलर लिखवा देता हूं। मुझे बताएं, पिछले कोर्स में जो बच्चे पढ़ चुके हैं, क्या ये डेटा पिछले कोर्स में था? बताएं मुझे। क्या ये डेटा पिछले कोर्स में था? नहीं था। क्या ये डेटा आपको पढ़ाया गया था पिछले कोर्स में? नहीं पढ़ाया गया था। क्या ये कनेक्शन, तो ये किसके लिए करा जा रहा है? आप ही के लिए तो करा जा रहा है ना। ऐसे कैसे काम चलेगा? आप अपना ही नुकसान करने पे लगे हुए। जिसने बीच में जाना होता है जा सकते हैं। मैं आपको रोज सुबह अलार्म से नहीं उठाता हूँ, है ना। आप लोग खुद आते हैं क्योंकि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आपका जब जाने का मन करे आप जा सकते हैं। मैं अपने हिसाब से क्लास शुरू करता हूँ, अपने हिसाब से क्लास एंड करता हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आपके सिलेक्शन की। आप अपने सिलेक्शन के बीच में आके ना खड़े हो, ठीक है। आपका सिलेक्शन आप खुद रोक रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आगे चलते हैं, ठीक है जी। मैं चाहूँ तो सिंपली मुझे एक बटन दबाना होता है क्लास रीशेड्यूल करने के लिए। एक बटन दबाना होता है ना, मुझसे कोई पूछता है ना मुझे किसी को कुछ बताना होता है। मैं फिर भी जो है बैठा हूँ यहाँ पे। किसके लिए बैठा हूँ? आप ही के लिए बैठा हूँ यार। फिर भी बताओ, ऐसी बातें कर रहे हैं। नरेंद्र सेन जो है ये इनकी शादी होती है अजीहत भट्टारिका से। ठीक है जी। ये जो है डॉटर है ऑफ काकू, पहले लिख देता हूँ काकुत सवर्मन। ठीक है, काकुत सवर्मन जो है ये डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी। मेरे कहने से ये टॉपिक आप कहीं भी जाके एक बार पढ़ के देखो, फिर वापसी आके मुझे मत बताना, अपने आप से पूछना कि टॉपिक मैंने किस तरीके पढ़ाया है और दुनिया ने किस तरीके पढ़ाया है। जिस प्लेटफॉर्म पे जहां जाके जो पढ़ के देखना देख लो, समझ आ जाएगा कि जो लेवल दिया जा रहा है ना, ये लेवल क्या है। कैटेगरी चेंज करके पढ़ना है वो भी पढ़ के देख सकते हो, तब भी समझ जाओगे। नरेंद्र सेन जो है इनकी शादी होती है इस इंसान से। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक जमाना था जब इतना डेप्थ में एसएससी नहीं पूछता था, बट एक सवाल है लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी का। वो सवाल पिछले 2 से 3 साल से लगातार आ रहा है। तो कुमार देवी वाला सवाल तो सब पढ़ लेते हैं, पढ़ा देते हैं। ये सवाल अभी तक नहीं बना है, अजीहत वाला। तो ये सवाल जो है मुझे ऐसा लगता है क्या पता आगे चल के बन जाए, तो आपको आना चाहिए। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं बात को? यानी नरेंद्र सेन जो है ये, आप ध्यान रखेंगे, 440 से 460 एडी तक जो है राज करते हैं, और इनसे जुड़ी कुछ ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, यहां तक आप समझ गए। अगले नंबर पे जो अगले शासक आते हैं नेक्स्ट, वो आते हैं पृथ्वी सेन द्वितीय। द्वितीय लास्ट नोन रूलर, इनके बाद का कोई नहीं पता, ऑफ नंदी वर्धन ब्रांच। नंदी वर्धन ब्रांच इस सेशन में पैक कराऊंगा। दूसरी ब्रांच आपको जो है आने वाले सेशन में पढ़ाऊंगा, जो कि कल होगा आपका होपफुली। लास्ट नोन रूलर ऑफ नंदी वर्धन ब्रांच। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। ऑफ वक्टक, ये ऑब्वियसली बात है, हर जगह में नहीं लिख रहा हूँ। ऑब्वियसली ये हारे होंगे बुरे तरीके, और हारने के बाद जो है इनका डाउनफॉल आ गया होगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? इसके बाद माना जाता है आफ्टर हिज डेथ वत्स गुल्म ब्रांच took over the areas and reunited the Vaktak dynasty। क्या बात को आप समझ पाए हैं? यानी एक इलाका था, उसके 2 इलाके हुए। फिर जैसे ही पहले इलाके का एक कमजोर सा शासक आया, वो जैसे ही हारा, तो दूसरे इलाके वालों ने क्या करा, सबको हरा के उस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? बेटा अपेक्षा में उम्मीद करो आपका नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। बेटा क्योंकि ब्राह्मण धर्म के हैं तो इनकी टोम नहीं होगी। आप एक बार सोच के देखना। आपका सवाल बहुत बढ़िया है और आई होप आप आंसर समझ गए होंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में दफनाया नहीं जाता, जलाया जाता है ना। चले, बाकी कुछ समाधि वगैरह शायद बनती होगी, लेकिन उसका जिक्र किसी किताब में नहीं है। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। यस आदित्य, 2 तरीके के दुश्मन हुआ करते थे। जो कामयाब दुश्मन था वो फैमिली को खत्म कर देता था। देखिए, अगर आप दिल को छोड़ के दिमाग से सोचते हैं तो कायदा ही ये है कि अगर मैंने किसी को हरा दिया है तो उसका पूरा परिवार में खत्म कर दूं। दिल से नहीं सोचा जाता। व्हेन वी रूल,
वी रूल फॉर आवर प्लेस, हम अपने प्लेस के एक्सपेंशन के लिए रूल करते हैं और उसका बेस्ट तरीका ये होता है दुश्मन को खत्म करके रख दो। यही सबसे बढ़िया तरीका होता है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा बिना करे भी जीते हैं, जैसे कि आपका अकबर। अकबर ने बिना खत्म करे जो है इतना बड़ा इंसान बना। कुछ लोग खत्म करके बने हैं, जैसे कि आप देखोगे चंद्रगुप्त द्वितीय छोड़ते ही नहीं थे किसी को, निपटा के रख देते थे। ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सेशन में मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा। दिस इज द मैक्सिमम दैट आई हैव शोन, डिस्कस्ड, टॉट इन एनी ऑफ द कोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये मैक्सिमम डेटा है जो अभी तक मैंने इतने अपने सालों के इतिहास में मैक्सिमम किसी ऑनलाइन क्लास में आपको दिया है। ठीक है जी। आगे भी इसी तरीके कंटेंट चलता रहेगा। बाकी जहां पे आप गलती करेंगे आपकी डांट पड़ेगी, ये अधिकार है जन्म सिद्ध हमारा। जब प्यार कर सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, 3-3 घंटे के डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं, तो डांट भी सकते हैं। वो आगे भी चलता रहेगा। ये आपकी पहली डांट नहीं है, ये आपकी आखिरी डांट नहीं है। ये सब पार्ट ऑफ योर लाइफ है। जिस दिन इसे ईगो पे ले जाओगे, उस दिन आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, उस दिन आपका नुकसान हो जाएगा। जब तक आप लर्नर हो, तब तक अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात का कोर निकाला करो। कभी भी बहुत बड़े मत हो जाओ। आप कितने ही बड़े हो जाओ, कितने भी कामयाब हो जाओ, आप हमारे शिष्य ही रहोगे, हम आपके गुरु ही रहेंगे, है ना? तो बस कामयाबी हासिल करें और मिलते हैं आप सभी से 1 बजे वाली क्लास में। आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कुछ डाउट्स लेने की कोशिश करता हूँ, बाकी आपसे मुलाकात होगी मेरी आने वाली क्लास में। आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ख्याल रखें।